हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कल जो आपका एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का, उसके लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम ज्योग्राफी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 समुद्री पतनों के नाम लिखिए। भारत का जो पूर्वी तट है वहां पर स्थित जो 4 प्रमुख समुद्री पतन है उनका नाम बताना है। तो आपसे तो क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ही पूछा जाए, लेकिन अगर एग्जाम में 5 पूछा जाए, 6 पूछा जाए या 3 ही पूछा जाए तो आप लोग सब याद रखिएगा, जितना है सब आपको बता देते हैं। तो पहला है कोलकाता, पारादीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकरण बंदरगाह जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो होता है 2 तरीके का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है जो कि आपको याद करने वाला होता है, रटने वाला क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको समझने वाला क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, नाम है तो नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से नाम याद रखिएगा। आगे आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझने वाला क्वेश्चन होगा और अधिकतर आपको क्या किस पर ध्यान देना है, तो समझने वाला क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है। क्या होता है कि याद करने वाला क्वेश्चन आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो समझे हुए रहते हैं वो एग्जाम में आप लोग समझे रहते हैं और एग्जाम में जाकर अपनी भाषा में बना करके लिख देते हैं। तो आपको यही करना है, जितना भी क्वेश्चन है सबको आप लोग को समझ के रखना है और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखना है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत का जो 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है उनका नाम बताना है। तो भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम जो है निम्नलिखित है, यानी कि इस तरह से। तो पहला जो है वह तारापुर में है, जो तारापुर है जो कि कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा जो है वो रावत भाटा है जो कि कहाँ है, तो कोटा के समीप राजस्थान में स्थित है। तीसरा कौन है, तो कलपक्कम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और चौथा कौन है, तो नौरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 4 क्या है, तो ये 4 भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम है। अब इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं, इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। रट के रखिए या याद करके रखिए, जिस तरह से रखिए, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस सब क्वेश्चन को आप लोग समझ के रखिएगा और अपने एग्जाम में अपने उत्तर को अपनी भाषा में बना करके आपको लिखना है। जो हम आपको बताएंगे सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि अगर आप लोग इतना याद कीजिएगा तो कितना याद कर पाएगा। इसलिए आपको सिर्फ समझना है, या रटना या फिर याद करना नहीं है। समझ के रखिएगा और अपने उत्तर को, अपने प्रश्न को जो उत्तर होगा उसका आंसर आप लोग को अपने एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नहर कमान के क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव बढ़ाता है। एक होता है नकारात्मक प्रभाव और एक होता है सकारात्मक प्रभाव। तो हमें यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर सिंचाई के प्रसार ने राजस्थान में शुष्क कृषि की पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया था। अब लंबे समय तक मृदा में नमी बनी रहती। देखिए इंदिरा गांधी नहर का जो कमान था उससे क्या हुआ था, वहां पर जो शुष्क कृषि थी यानी कि शुष्क क्षेत्र था, यानी कि जो सूखा हुआ क्षेत्र था, उससे क्या हो गया था, उससे वहां पर जो बहुत ज्यादा जो मिट्टी थी उपजाऊ हो गई थी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, नहर का पानी आ गया था सिंचाई के लिए। और अर्थ इससे क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था और समाज को इसने बदल दिया था। अब शुष्क कृषि जो सूखा क्षेत्र था वो क्या हुआ था, वो गीला हो गया था, उसमें उपजाऊ होने लगा था। उपजाऊ से क्या वहां पर फसल का उत्पादन ज्यादा होने लगा। इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में बदलाव आ गया था। अर्थव्यवस्था और समाज जो था वहां पर का बदल गया था। अब लंबे समय तक वहां पर जो मृदा यानी कि मृदा में मिट्टी होता है उसमें नमी बनी रहती है। समझ गया, नमी मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें उपजाऊ जल्दी हो सके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है मिस्र में उत्तर में पोर्ट सैयद और दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज नहर को जोड़ती है। इस प्रकार उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर इससे जुड़ जाता है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। तो आप लोग सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है ये मिस्र में कहाँ पे, तो याद रखिएगा जगह का नाम। स्वेज नहर जो है मिस्र में उत्तर में पोर्ट सैयद को और दक्षिण में जो है स्थित पोर्ट स्वेज को जोड़ती है। और इस प्रकार उत्तर में भूमध्य और दक्षिण में लाल सागर इससे जुड़ा हुआ है। किससे, तो स्वेज नहर से। अच्छे से इसको याद रखेगा। और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा, सार्क का पूरा नाम क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग पॉलिटिकल साइंस का होगा, आपका सब्जेक्ट या फिर हिस्ट्री होगा या फिर आप लोग का ज्योग्राफी होगा। ये सार्क का नाम आपको हर एक लोग जगह सुनने को मिलता ही होगा। ये सार्क है क्या, ये आप लोग जान लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समझ गए कि सार्क के बारे में लिखे, सार्क का पूरा नाम क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि सार्क है क्या। तो सार्क एक संगठन है और इस संगठन में जो है ना पहले 7 देश जुड़े हुए थे। अब एक नया पर अफगानिस्तान भी जुड़ गया, यानी कि इसमें अब सार्क जो है इसमें कितने टोटल संगठन जुड़े हुए हैं, तो 8 संगठन, 8 देश संगठन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अब समझिए कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव, यानी कि आचार एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि इसका नाम है एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का पूरा नाम। इसके 8 देश सदस्य अभी आपको बताएं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान और मालदीव। अफगानिस्तान अभी बताएं थोड़े दिन पहले जुड़ा था। और सार्क की जो स्थापना है
इसमें ये इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और कहाँ पे हुई थी, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहीं पर हुई थी सार्क की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ढाका में स्थित है। समझ गए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो आपको बताते हैं। अगर पूछा जाएगा ये 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है, एक ऑप्शन रहेगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल और एक रहेगा अमेरिका। तो आप लोग क्या बताएगा, अमेरिका जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। इसलिए आप लोग सभी को अच्छे से इस 8 को नाम याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था ये याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है वो याद रखिएगा। समझ गए, और इसका पूरा नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था। भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया मानव रहित यानी कि जो मानव के बिना उस यान को भेजा गया था वो कौन था, तो आप लोग सुने होंगे चंद्रयान 3, लेकिन चंद्रयान 1 जो था वो भी भेजा गया था। सबसे पहले भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो था वो चंद्रयान 1 था। याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जो था ये भारत के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मानव रहित, यानी कि उसमें कोई मानव नहीं गया था, मशीन ही सिर्फ भेजा गया था अंतरिक्ष में। समझ गए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुदान क्या होता है। अनुदान जो होता है ये होता क्या है, तो अनुदान वह आर्थिक सहायता होता है जो राज्य शासन, आधिकारिक संस्था आदि की ओर से विशेष कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दी जाती है। देखिए अनुदान क्या होता है, अनुदान वह आर्थिक सहायता होता है, किसी को हम सहायता करते हैं तो अनुदान के तौर पर कुछ राशि दे देते हैं, कुछ रुपया देते हैं। जो अनुदान होता है वह आर्थिक सहायता होता है जो राज्य शासन, आधिकारिक संस्था आदि की ओर से किसी विशेष कार्य के लिए। देखिए जो किसी को अनुदान देते हैं, कुछ रहते हैं ना बड़े बड़े आदमी, किसी संस्था को जैसे एनजीओ को कुछ रुपया डोनेट कर दिए, किसी और एनजीओ में या कोई ऐसा कुछ संगठन है जो कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसको क्या करते हैं, कुछ डोनेट कर देते हैं। तो अनुदान यही होता है, अनुदान वह आर्थिक सहायता होता है, यानी कुछ पैसा देकर के आपको सहायता किया जाता है, आर्थिक सहायता होता है जो राज्य के शासन के आधिकारिक संस्था के द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए, कोई विशेष काम के लिए किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था को भी दी जाती है। अब कोई व्यक्ति है, कोई एनजीओ चला रहा है, पर्सनली कोई एनजीओ चला रहा है तो उसको भी कोई दे सकता है कुछ, या कोई संस्था है उस संस्था को भी कुछ दे सकता है। तो ये क्या होता है, अनुदान। जो किसी को कुछ दिया जाता है, वो आर्थिक उसकी सहायता की जाती है, वही क्या होता है, तो अनुदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों के नाम लिखें। तो मानव विकास सूचांक जो है इसको विकसित करने वाले चर कौन से हैं उसका नाम बताना है। तो मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों में राष्ट्रीय आय आता है, पूंजी निर्माण दर आता है, लोगों का आर्थिक कल्याण और रहन सहन का स्तर आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सशक्तिकरण इत्यादि इसका मुख्य। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन समझिए कि मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों के नाम कौन कौन से। तो मानव विकास सूचांक को विकसित जो करते हैं वो पूंजी करता है, आय करता है, मीन्स आमदनी को करता है, पूंजी करता है, आर्थिक कल्याण करता है, रहन सहन कैसा होता है, ये सब मानव विकास को क्या करता है, सूचांक को विकसित करता है, बढ़ाता है। उसके बाद स्वास्थ्य कैसा है देश का, सामाजिक सशक्तिकरण किस तरह के, महिलाओं में किस तरह का सशक्तिकरण है, महिलाएं आगे बढ़ पा रही है नहीं बढ़ पा रही है, तो ये सब क्या है, तो ये सब मानव विकास सूचांक को विकसित करने वाले चरों के नाम है। इस वीडियो में आप लोग को बताया टोटल 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इससे पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंप्लीट करवा दिए, सब्जेक्टिव भी आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था वही इसमें बता दिए, जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग उस सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उस सब वीडियो को देख सकते हैं। समझ गए, जितना क्वेश्चन आप लोग को बताएं सभी क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स में आपका कोई 5 ही सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग को मिल जाएगा। आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या पीडीएफ में, तो आपको जैसे ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे हैं तो ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट होगा ही, ज्योग्राफी में आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ये किस तरह से रहेगा, तो चैप्टर वाइज रहेगा। ज्योग्राफी जो है 2 खंडों में बटा हुआ है, तो दोनों खंडों के चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सभी कुछ जो है इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए ना। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज है, 25 रुपया, इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। और इस 25 रुपये में आपको एक सेट का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, जो भी आपका 5 सेट होगा उस 5 सेट का पीडीएफ मिल रहा है। लेना किस तरह से, तो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसको आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 5 सेट होगा 500 सेट आप लोग बता दीजिएगा और 500 सेट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न का जो 99% क्वेश्चन होगा उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।